कालू मंदिर का घंटा समझ गए, कोई भी आके बजा जाता है, ये हड़ताल कब खत्म होगी। जोड़ो दो चाय लगा। जी साहब, कहाँ से लाऊं चाय? शाहजहांपुर से। अंगद का रोल कैसे मिल गया आपको? मतलब अंगद तो एकदम कहाँ और आप कहाँ? स्कूल में प्रेयर होती थी, सबसे पीछे खड़े होते थे, फिर टीचर आपको आवाज लगाती थी, जी राजपाल सबसे आगे आ जाओ जी। आप बड़े खुश होते थे कि इसको मेरा नाम पता है। लेकिन फिर बाद में असलियत जब जो पता चली वो खुद से असलियत पता लगी। फैक्ट्री में भी आपने काम किया, सरकारी नौकरी थी, और वहाँ रामलीला में भी एक किरदार निभाया शाहजहां। उसके बाद बॉलीवुड में पैर कैसे जमा फिर? उसके बाद क्या रहा सफर? हमारे सब दोस्त जा रहे थे मुंबई, तो मैंने कहा कि अभी पढ़ाई हो पाई है, कढ़ाई नहीं हो पाई है। अच्छा, पहला ब्रेक कैसे मिला फिल्म? पहला ब्रेक देखिए हमारा ना, हमने ब्रेक हमें हमेशा बाद में पता लगे कि ये ब्रेक था। जोड़ो दो चाय लगा। जी साहब, कहाँ से लाऊं चाय? शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर में दूध तो है, चाय की पत्ती तो मंगानी पड़ेगी, लेकिन करता हूँ मैं, अपने जुगाड़ करता हूँ। आप सोच रहे होंगे राजपाल यादव मेरे सामने है और मैं कह रहा हूँ छोटू चाय लगा, लेकिन अगर हाइट की फाइट ना होती तो आज आप मेरे सामने बैठे ना होते और ये इंटरव्यू ना दे रहे होते। सही कहा मैंने? हाँ, हाइट की ही फाइट है जिंदगी में। कोई भी ले लो आप, सबका सपना एक हाइट है, किसी क्रिएटिव हाइट है। मतलब जिंदगी में कोई एक मिशन या विजन बनाता है तो बोलते हैं मंजिल बहुत दूर है, मतलब मंजिल बहुत लंबी है, तो आई थिंक दुनिया में अगर एक एज एन एक्टर एक फिजिकल फिटनेस की या फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें भी एक हाइट है, 100% अमित हाइट है। लेकिन आपके जीवन रूपी ये शरीर से जो सपने देखे जाते हैं उसमें भी जितनी भी फाइट है वो सब हाइट को लेके फाइट। शाहजहांपुर में आप पैदा हुए? जी, शाहजहांपुर से 50 किलोमीटर दूर गांव है कुंडरा, वहाँ हमारा 15 अगस्त को आपने एक बार एक कविता सुनाई थी और उसके बाद जो है आपको लगा कि कुछ ना कुछ मैं बोल सकता हूँ, ऐसे ही कुछ हुआ था? वो कविता एक, जिसके लिए प्रताप सिंह ने धूल जंगलों की छानी, फिर भामा शाह बना दानी, मतलब महाराणा प्रताप जी के ऊपर। तो वो कविता सुनाई थी, तो एक्चुअली उस कविता से इतने डर गए थे कि मतलब हाथ पैर सब कांप गए थे, और मतलब वो टीचर को यही कहना पड़ा, नहीं बेटे कोई बात नहीं, अगली बार। तो आई थिंक वो कविता सुनाने तो गए थे कि चलो सब बच्चे सुना रहे हैं, तो 7-8 साल के आप होते तो आपने भी अपना नाम लिखा दिया, लेकिन वो कविता ने जो डर बिठाया आज मतलब शरीर में, तो आई थिंक वो डर धीरे धीरे बहुत सारी पाठ करने का मौका मिल गया, लेकिन डर आज भी है। आप स्कूल में प्रेयर होती थी, सबसे पीछे खड़े होते थे, फिर टीचर आपको आवाज लगाती थी, जी राजपाल सबसे आगे आ जाओ जी। आप बड़े खुश होते थे कि इसको मेरा नाम पता है। लेकिन फिर बाद में असलियत जो पता चली वो खुद से असलियत पता लगी। जब बच्चे खड़े होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, तो कौन बच्चा आगे खड़ा होना चाहिए, कौन बच्चा पीछे खड़ा होना चाहिए। तो हमेशा चाहे प्रेयर सुबह की हो, चाहे कोई विजिटिंग फैकल्टी या कोई गेस्ट आ गया, तो हर टीचर की चलो बच्चों लाइन में लगो, राजपाल आ गया हो, चलो बच्चों लाइन में लगो, राजपाल आ गया। तो एक बच्चा जिसको गलत फहमी हो जाती है कि यार बड़े लोग प्यार करते हैं मुझे और बड़ी इज्जत है, लेकिन बाद में पता लगा कि हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए कि सबसे छोटा सबसे आगे, सबसे उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो क्या है हर बच्चे की मुंडी दिख जाती है। अच्छा, तो ये मतलब एक जब इसका मीनिंग पता लगा कि नहीं मैं सबसे छोटा हूँ इसलिए आगे खड़ा किया जाता हूँ, तो वही उस दिन लेसन भी मिला कि अगर सबसे छोटे को दिखना है तो आगे खड़ा होना पड़ेगा, तो जिंदगी के करियर में भी दिखना है तो आगे खड़ा होना पड़ेगा। तो वो एक एक्चुअली वो एक लेसन भी था, एक ट्यूशन भी थी। और आज भी अमित आप लोगों की दुआ से जो है जहाँ भी खड़े हों, अगर पीछे खड़े हो जाएं
तो लोग हाथ पकड़ के, आप जैसे भाई बंदूकदार करने वाले आगे खड़े होते हैं, मतलब कॉमेडी की लाइन तो वहीं से शुरू होती है। राजपाल जहाँ से खड़े होते हैं, मुझे ये लगता है कि क्रिएटिव वाइब्रेशन वहां से। हालांकि मैं आपको सिर्फ कॉमेडियन नहीं मानता हूँ, मैं आपको एक अच्छा कैरेक्टर आर्टिस्ट भी साथ में मानता हूँ, क्योंकि बड़े सारे ऐसे किरदार हैं जो आपने निभाए जो कॉमेडी से इतर भी हैं। अभी अर्थ में तो मतलब कमाल था वो, तो मतलब वो हम लोगों के लिए वो एक शौक थी वो फिल्म, कि भाई मतलब ये क्या है। अब जैसे हम लोग ना, हमारे लिए सिनेमा एक क्रिकेट के स्टेडियम में जैसे टेस्ट मैच होता है और आईपीएल होता है और वनडे होता है, वैसे एंटरटेनमेंट के स्टेडियम में हमारे लिए टेस्ट मतलब बड़ी, जिसमें आप लीड कर रहे हैं और जिसमें आपने आईपीएल मतलब 2 ओवर 3 ओवर छक्के चौके मारे और निकल गए। तो हम अलग अलग तरीके से सिनेमा को जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी जो भी मिले, चाहे बैटिंग की मिले, चाहे बॉलिंग की मिले, चाहे फील्डिंग की मिले, उसमें एंटरटेन भरपूर होना चाहिए, चाहे सीरियस एंटरटेनमेंट हो और चाहे कॉमिक एंटरटेनमेंट हो। बिल्कुल। अगर आप कोई सीरियस फिल्म देख रहे हो और आपको हंसी आ रही है तो वो फिल्म भी फेल है, और अगर आप कोई एंटरटेनिंग फिल्म देखने गए और पता लगा कि दोस्त आपको बिल्कुल हंसी नहीं आ रही और आपको बड़ा अजीब सा बोरियत हो रही, तो उससे बड़ी ट्रेजेडी भी कोई नहीं बात है। तो मुझे वैसा लगता है कि चाहे मुख्य भूमिका में, चाहे सपोर्टिंग भूमिका में, चाहे कॉमिक भूमिका में, चाहे पॉजिटिव भूमिका में, जिस भी भूमिका में मिले, एंटरटेनमेंट इतना जनता जनार्दन को पहुंचना चाहिए कि उनका देखने का मतलब निकल जाए कि ये फिल्म देखिए। उसके बाद आप एक फैक्ट्री में भी आपने काम किया, सरकारी नौकरी थी वो, और वहाँ रामलीला में भी एक किरदार निभाया। शाहजहांपुर हाई स्कूल जब पास किया, फर्स्ट ईयर में राजकीय इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो उस समय हमारे यहाँ जो शाहजहांपुर में ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है, उसमें सब बच्चे फार्म भरते हैं। 3-4 हजार फार्म आते हैं लगभग, 35 लोग सेलेक्ट, और 35 लोग सिलेक्ट होते हैं। तो मैंने भी उसमें भर दिया, चला गया एग्जाम देने, तो एग्जाम में पास हो गया, फिर फिजिकल फिटनेस हुई, उसमें भी पास हो गया। तो पता लगा कि 2 साल के लिए अप्रेंटिस अगर इसमें कर लोगे तो जीवन भर के लिए आपको नौकरी यहाँ पे इस दर्जी खाने में मिल जाएगी। और तो मतलब ऑर्डिनरी क्लोथिंग फैक्ट्री वो कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, जिसमें सेना के पैराशूट से लेके और कपड़ों की कॉस्ट्यूम से लेके हर चीज़ उसमें से ली जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो क्लोथिंग फैक्ट्री का दर्जी जो है वो क्रिएटिव फैक्ट्री का दर्जी बन गया। तो अंगद का रोल कैसे मिल गया आपको? मतलब अंगद तो एकदम कहाँ, और आप कहाँ? अंगद मेरा बहुत प्रिय कैरेक्टर है, क्योंकि हमारे जो फैक्ट्री है उसमें सर बहुत हजारों लोग काम करते हैं, तो उसके जितने भी कर्मचारी लोग हैं उसमें साहब सब 200-300 लोग मिलकर रामलीला हर साल करते हैं, 2-3 महीने। अभी भी होती है? अभी भी होती है, हर साल होती है। तो जब हम अप्रेंटिस करने गए थे तो मुझे भी रामलीला में काम करने की इच्छा, क्योंकि वो दशहरे का सबसे बेस्ट टाइम होता है शाहजहांपुर का। तो पूरा शाहजहांपुर आता है वहाँ पूरा, और वो मंच भी बना है साल भर में, रामलीला मंच उसको बोलते हैं। तो मैंने भी नाम लिखाया और कर रहे थे, रिहर्सल खूब किए, तो छोटे छोटे किरदार, लेकिन मेन किरदार जो है वो अंगद का दिया था। और अंगद का पैर जमाने वाला जो सीन था, अंगद रावण संवार, वो 2-3 महीने के उन फैक्ट्री वाले सब एक्टर्स के बीच में शाहजहांपुर के, वो एक अलग ही फन था। 1 साल ही कर पाया, लेकिन मजा बहुत आया। उसके बाद बॉलीवुड में पैर कैसे जमा फिर? उसके बाद क्या रहा सफर? उसके बाद में बॉलीवुड, जब 90 की बात है कि एनएसडी गए आप? नहीं, उससे पहले भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ, राइट। जहाँ स और श की बड़ी दिक्कत, अनुशासन को आपने अनुशासन किया था। करेक्ट। एक विभा मिश्रा जी थी भारत भवन भोपाल से, तो विभा दीदी ने एक वर्कशॉप कराई थी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की तरफ से। कोरोनेशन आर्ट थिएटर ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें 2 नाटक हुए थे, एक भुवनेश्वर एक रंग और एक अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासिर भाजी टकासिर खाजा। तो उसमें मुझे गोवर्धन दास की भूमिका करने का सौभाग्य मिला। वो इतना किरदार हिट हुआ शाहजहांपुर में कि जिस शाम को उसके परफॉर्मेंस उसमें 100 तालियां मिली। तो उस समय एक्चुअली वो नाटक मेरी जिंदगी में कि अब
आटा ही हमारी, आर्ट ही हमारा आटा है। अब जो भी करूँगा तो पेशा जो है वो अभिनय के रूप में करूँगा कि आज जो तालियां मिली हैं अब गालियां मिले या गालियां मिले, लेकिन अब इसको यही समझ करूंगा। लें। तो वहाँ से फिर जब हमारी वो उधर अप्रेंटिस खत्म हो गई और थोड़ा सा बोलते ना कि नियुक्ति और उसके बीच में चयन, आपको ज्वाइन करने के लिए 4-6 महीने साल भर का टाइम लगता है, तो उस समय हमने फॉर्म भर दिया था शाहजहांपुर लखनऊ के लिए, क्योंकि ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में हम अप्रेंटिस करने लगे थे, तो फिर हम प्राइवेट पढ़ाई करने लगे, क्योंकि दोनों सरकारी संस्थानों में एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो हमने फिर प्राइवेट पढ़ाई की, फिर ग्रेजुएशन पूरा किया और शाहजहांपुर से हम लखनऊ चले गए। भारतीय नाट्य अकेडमी में हमारा एडमिशन हो गया। वहाँ पे ये बस अमित सच बोली आपने कि हम शाम को बैठे थे लखनऊ में और आ गए, तो वो लोग बोले शाम नहीं शाम। तो मुझे लगा कि मुझे जो गलतफहमी थी कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, तो हमने कहा अभी तो बोलने का ही बेस खराब। शाहजहांपुर के बड़े एक्टर थे ना। लेकिन थैंक यू लखनऊ कि लखनऊ ने जो है वो एक हमारी शाम को सुहानी शाम में बदल दिया। और आई थिंक मुझे वहाँ पे डिक्शन प्रैक्टिस करने का सौभाग्य मिला। 2 साल निकल गए और उसके बाद में हमारे सब दोस्त जा रहे थे मुंबई और मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। तो बोले दिल्ली क्यों जाना, पढ़ाई तो कर ली ना। तो मैंने कहा कि अभी पढ़ाई हो पाई है, कढ़ाई नहीं हो पाई है। कढ़ाई के लिए थोड़ा सा आत्मविश्वास पैदा करने के लिए तो फिर NSD में सौभाग्य से एडमिशन मिल गया और 94-97 फिर यहाँ से। तो बोलते हैं अच्छी बात ये भी लगी कि एक डॉक्टर होता है ना, MBBS करने के लिए 5 साल उसको लगाने पड़ते हैं, तब डॉक्टर बनता है। तो एक एक्टर बगैर 5 साल लगाए कैसे एक्टर है। तो मुझे अच्छा है कि 2 साल नेशनल स्कॉलर, 3 साल नेशनल स्कॉलरशिप और 2 साल स्टेट स्कॉलरशिप मिली और ये 5 साल में तो अब अच्छा लग रहा है कि प्रॉपर कढ़ाई होने के बाद जो आत्मविश्वास पैदा हुआ उसकी वजह से थैंक यू मुंबई जिसने। अच्छा, पहला ब्रेक कैसे मिला फिल्म? पहला ब्रेक देखिए हमारा ना, हमने ब्रेक हमें हमेशा बाद में पता लगे कि ये ब्रेक था। ऐसा कैसे? मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कौन सी भूमिका मिलनी चाहिए। मैंने थिएटर शुरू किया एक लाइन से, एक सीन से, फिर नुक्कड़ नाटक किए एक सीन से, फिर पता लगा कि एक मंच का पहला नाटक किया एक सीन से, फिर जब इंस्टीट्यूट में आ गए तो लगभग फिर उसके बाद वो इंस्टीट्यूट में जाने से पहले शाहजहांपुर में एक सीन से शुरुआत हुई, लीड पहुंच गए, तो कभी लीड रोल कभी सपोर्टिंग रोल। ये करते करते हमारी यही आदत जो थी वो हमने मुंबई में भी अप्लाई की। हमने गए तो एक सीरियल में 4-5 एपिसोड का एक छोटा स्वराज में काम मिला, वो DD1 में आता था और उन लोगों को अच्छा लगा। फिर किसी ने एक सीन के लिए बुला लिया उसमें, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि जब तक हमारा ऑडिशन अच्छा नहीं होगा तब तक कैसे पता लगेगा कि अभिनेता मेन लीड के लायक है कि नहीं। तो जब जंगल में भी गया तो भी ऐसे ही गए थे कि छोटा सा कोई रोल है, लेकिन हमने हर अपॉर्चुनिटी को हमेशा अपना समझ के जीने की कोशिश की और उसी में वो लोगों के लिए ब्रेक हो गया और हमारे लिए बोलते हैं जंगल में मंगल हो गया। तो एक सीन किया था शूल में, रामू जी ने देखा, रामगोपाल वर्मा जी ने बोले कि ये लड़का कौन है, तो बोले अभी दिल्ली से पास आउट हो गया है। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले अच्छा काम किया तुमने शूल में। फिर उन्होंने 10-5 दिन के लिए फिर मुझे बुलाए, फिल्म थी मस्त, तो वो रिलीज हुई। फिर उसके बाद में जो है रामू जी ने जब जंगल अनाउंस की तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये सिपा का कैरेक्टर सुनाया। एक ही सीन था ये एक्चुअली बताओ, और बाकी हेंचमैन था। और फिर कैसे ये जंगल में सिपा फिर वो हमारी जिंदगी मंगल के रूप में आ गया और जंगल मंगल। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो अक्सर हम लोग जब जर्नलिस्ट भी आपस में डिस्कशन करते हैं होता है ना, तो होता है कि यार अब कॉमेडियन नहीं रहे। और राजपाल जो थे वो अगर कहा जाए तो आखिरी थे जिनको आप कॉमेडियन कह सकते हैं। मतलब हालांकि मैंने कहा कि मैं कॉमेडियन से ऊपर आपको मानता हूँ कि आप
कॉमेडियन अपने आप में, तो आप इस चीज से एग्री करते हैं? नहीं करते, मतलब कॉमेडियन कॉमेडियन नहीं रहे इस बात से एग्री नहीं करते हैं? राजपाल अपनी लीग के आखिरी कॉमेडियन है। जब तक ये संसार है तब तक हंसी है। एक बोलते हैं कि जब जंगल में एक मोर होता है ना, वहाँ कोई ऑडियंस नहीं होती है, जब उसका दिल होता है तो उस पंख के फैला के वो अपना ठा के लगाता है। एक समुद्र में आप देख लो, अगर 1 मिनट समुद्र को देखते रहो तो उसकी लहरों में भी एक कमाल की जो है रोमांस होता है और हंसी होती है और बहुत प्रफुल्लित करने वाली वाइब्रेशन होती है। राजपाल यादव के पहले सालों हजारों साल जब से दुनिया बनी तब से श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, ये सब रस जिंदा थे, जिंदा हैं। हम लोगों के बाद भी ये रस कोई नहीं मिटा सकता। और एक से जैसे राजपाल पे कृपा हो गई, ब्लेसिंग हो गई तो राजपाल आ गए, वैसे ही कोई दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा, वैसे 50 आए हैं। कभी भी कोई विधा एक बार जन्म लेती है, आप उस विधा को मिटा नहीं सकते। मेरा राजपाल को सिर्फ मैं, आप जिसको बोलते हैं कि ये बहुत, मैं इसको बीज मानता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी विधाएं हैं उनमें काम करने के लिए एक छोटे से बीज बने रहिए, आप वृक्ष लोग बनाते रहेंगे। तो मैं हमेशा एक प्योर बीज बन के चला हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं आखिरी हूँ कि पहला हूँ कि दूसरा हूँ कि तीसरा हूँ। किसी डायलॉग के बिना तो इंटरव्यू अधूरा है। हाँ, एक कोई फेवरेट जो आपका सबसे फेवरेट मेरा नहीं, जनता जनार्दन फेवरेट बनाती है मेरे तो सारे। तो वही सालों मंदिर का घंटा समझ गए, कोई भी आके बजा जाता है, ये हड़ताल कब खत्म होगी। और भैया घंटा एंटरटेनमेंट लाइव का भी बजाना है, एबीपी लाइव का भी बजाना है। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। और आपकी पूरी टीम, अमित भाई की पूरी टीम, आपसे बात करने का सौभाग्य मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मैच ऑफ लाइफ भी आ रही है आपकी फिल्म? मैच ऑफ लाइफ, आप टाइटल से ही लगता है बड़ी मेरे जीवन में। तो मैंने तो पूरा मैच ही खेल लिया आपके साथ शुरू से लेके एंड तक। जिंदगी ही एक मैच 2020 कर दिया, हालांकि टेस्ट मैच खेलने की तमन्ना। कभी 20 के बाद 50-50 भी खेलना पड़ता है। फिर 5 दिन का भी खेलना पड़ता है टेस्ट। तो जिंदगी इसी के नाम, कभी कभी IPL, कभी वनडे और कभी कभी 5 डे। तो मैच ऑफ लाइफ यही है, भी देखना है और ये इंटरव्यू भी देखना है। बिल्कुल मैच ऑफ लाइफ प्लीज देखिए और आशीर्वाद दीजिए। और पूरी टीम ने बहुत ही कमाल बनाने की कोशिश की, जैसा कि हम लोगों का एक ध्येय है। और मैच ऑफ लाइफ कोशिश करें कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या अपने सपनों से मैच करते हैं, आपको सीखने को भी मिले। इसलिए प्लीज़ मैच ऑफ लाइफ ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे। थैंक यू।